नमस्कार। आज इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी दुनिया को डिकोड करने वाले हैं जो 2026 के भारत में जितनी दिलचस्प है उतनी ही उलझी हुई भी। इंडियाज क्रिप्टो पैराडॉक्स। नाम से ही समझ आता है कि सिचुएशन कितनी अजीब है। एक तरफ टैक्स और सख्त रूल्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ कानून बिल्कुल पुराने और आउटडेटेड हो चुके हैं। तो आइए इस पूरी कहानी के तार जोड़ते हैं। शुरुआत करते हैं 2025 के सुप्रीम कोर्ट के एक बेहद ड्रामेटिक स्टेटमेंट से। एक मल्टी स्टेट बिटकॉइन एक्सटॉर्शन केस चल रहा था और देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि मौजूदा कानून पूरी तरह से ऑब्सोल्यूट यानी बेकार हो चुके हैं और क्रिप्टो रेगुलेशन में एक लीगल वैक्यूम है, एक कानूनी खालीपन। और यही सच्चाई आज के इस विश्लेषण की सबसे बड़ी नींव है। तो पहले हिस्से पर नजर डालते हैं, द जुडिशियल लीगल वैक्यूम यानी स्पष्टता की गुहार। ये वाकई में एक बहुत ही अनयूजुअल सिचुएशन है जहां सुप्रीम कोर्ट ओपन कोर्ट में आधुनिक कानून ना होने पर ओपनली अपनी निराशा जता रहा है। पिछले 8 सालों का सफर देखा जाए तो ये किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा। 2018 में रिजर्व बैंक ने बैंकिंग बैन लगाया, फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को हटा दिया। 2024 में कोर्ट ने फिर से एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की मांग की और 2025 आते आते फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई कि उन्हें कहना पड़ा कि पुराने कानून अब बिल्कुल किसी काम के नहीं हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है? इतनी फ्रस्ट्रेशन के बावजूद कोर्ट्स मानते हैं कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। क्रिप्टो रूल्स बनाने की काफ़ी सारी पिटिशंस को खारिज कर दिया गया, क्योंकि कानून बनाना सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट यानी संसद का काम है, पॉलिसी मेकर्स का काम है। कोर्ट कानून बना नहीं सकता, वो सिर्फ उसकी व्याख्या कर सकता है। और इस पूरे लीगल वैक्यूम के बीच से निकल कर आता है एक बहुत ही बेसिक और सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हर इन्वेस्टर के दिमाग में है। क्या 2026 में भारत में क्रिप्टो करेंसी सच में लीगल है? चलिए इसका आगे पता लगाते हैं। इससे हम आते हैं इस चर्चा के दूसरे हिस्से पर, टैक्सेशन विदाउट फुल लेजिस्लेशन, द मिडिल ग्राउंड, यानी बिना पूरे कानून के टैक्स, एक बीच का रास्ता। सच्चाई थोड़ी कड़वी है। क्रिप्टो पर पूरी तरह से बैन तो नहीं है, पर इस पर बहुत भारी फाइनेंशियल रूल्स लगे हुए हैं। किसी भी इन्वेस्टर को अपने हर वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी वीडीए के प्रॉफिट पर सीधा 30% फ्लैट टैक्स देना पड़ता है। और हाँ, सबसे बड़ा झटका यह है कि अगर एक क्रिप्टो में नुकसान हुआ तो उस नुकसान को दूसरे क्रिप्टो के मुनाफे से एडजस्ट या ऑफसेट बिल्कुल नहीं किया जा सकता। सिस्टम की बाउंड्रीज एकदम क्लियर और सख्त हैं। इन्वेस्ट करना, होल्ड करना और FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस पर ट्रेड करना पूरी तरह से अलाउड है। लेकिन इन डिजिटल एसेट्स को लीगल टेंडर की तरह बिल्कुल यूज नहीं किया जा सकता। मतलब इनसे बाजार में जाकर कोई सामान नहीं खरीद सकते। और एनोनिमस वॉलेट्स का इस्तेमाल करके टैक्स चोरी करना, वो तो पूरी तरह से गैरकानूनी है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पड़ाव की तरफ, द स्ट्रिक्ट कंप्लायंस एरा, बैंक लेवल स्क्रूटिनी। 2026 आते आते क्रिप्टो की जो एक गुमनामी वाली इमेज थी उसे बिल्कुल उखाड़ फेंका गया है। अब क्रिप्टो एक्सचेंजेस को बैंक्स की तरह ही कड़ी जांच करनी पड़ती है। मैंडेटरी पैन कार्ड और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, पेनी ड्रॉप बैंक वैलिडेशन और यहां तक के चेहरे की असली पहचान करने वाले लाइवनेस डिटेक्शन के साथ वीडियो KYC। ये सब इसलिए हो रहा है ताकि इस पूरे इकोसिस्टम को 100% ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। और अब इस नए ट्रैवल रूल को ही देख लीजिए। इसके तहत जो डेटा मांगा जा रहा है वो वाकई चौंका देने वाला है। भेजने वाले का पैन, उनका ID, उनका एड्रेस और यहाँ तक कि पाने वाले की भी पूरी डिटेल्स देना अनिवार्य है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब हर छोटे बड़े क्रिप्टो ट्रांसफर के पीछे एक पूरा पेपर ट्रेल बन रहा है जिसे अथॉरिटीज जब चाहें खंगाल सकती हैं। सिस्टम का एक और बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है जिसे कहते हैं टिपिंग ऑफ प्रोहिबिटेड। आसान भाषा में समझें तो अगर कोई क्रिप्टो प्लेटफॉर्म किसी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट खुफिया एजेंसियों को भेजता है तो वो प्लेटफॉर्म किसी भी हाल में अपने क्लाइंट को इसकी भनक तक नहीं लगने दे सकता। मतलब अब कंप्लायंस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं रह गया है, ये इन प्लेटफॉर्म्स का एक कोर फंक्शन बन चुका है। इन सख्तियों के बीच आइए चौथे हिस्से को समझते हैं, सॉवरेन ऑल्टरनेटिव्स, डिजिटल रूपी बनाम ई-रूपी। एक तरफ प्राइवेट क्रिप्टो पर इतनी कड़ी नजर रखी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी डिजिटल ऑप्शंस को लेकर काफी बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। आइए इसको क्लियर करते हैं। डिजिटल रूपी, जिसे CBDC भी कहते हैं, उसे सीधे रिजर्व बैंक जारी करता है। ये एक लीगल टेंडर है और एक्चुअल करेंसी का डिजिटल रूप है। लेकिन ई-रूपी बिल्कुल अलग है। इसे फाइनेंस मिनिस्ट्री जारी करता है और ये लीगल टेंडर नहीं बल्कि सिर्फ एक प्रीपेड वाउचर कोड है जिसका इस्तेमाल किसी खास सरकारी स्कीम का लाभ देने के लिए होता है। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बहुत ही शानदार एनालिजी है। UPI पाइप है और CBDC पानी है। अक्सर लोगों को लगता है कि डिजिटल रुपी आ गया तो UPI खत्म हो जाएगा,
पर सच तो ये है कि सॉवरेन डिजिटल करेंसी यूपीआई को रिप्लेस नहीं करती, बल्कि वो उसी के नेटवर्क से होकर बहती है। तो अब सवाल ये उठता है कि प्राइवेट क्रिप्टो नेटवर्क्स को लेकर सरकार इतनी परेशान क्यों है? ये हमें 5वें हिस्से पर ले आता है, द ओटीसी एंड फॉरेक्स कंसर्न, स्क्वीजिंग द मार्केट। इस चिंता और टेंशन का एक बहुत बड़ा कारण है स्टेबल कॉइन्स। असल में ये बिल्कुल डिजिटल डॉलर्स की तरह काम करते हैं। मतलब जब भी ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ती हैं और हमारे रुपए पर दबाव आता है, तो इन्वेस्टर्स सेफ्टी के लिए इन्हीं डिजिटल डॉलर्स की तरफ भागने लगते हैं और ये सीधे तौर पर इकोनॉमी पर असर डालता है। अगर क्रिप्टो मार्केट के ट्रेडिंग वेन्यूज को देखें तो रेगुलेटेड स्पॉट मार्केट और हाई रिस्क डेरिवेटिव्स मार्केट तो हैं ही, लेकिन रेगुलेटर्स और पार्लियामेंट्री पैनल्स की सबसे ज्यादा नजर इस तीसरे हिस्से पर टिकी है, ओटीसी यानी ओवर द काउंटर मार्केट। यहां ट्रेड्स किसी रजिस्टर्ड एक्सचेंज पर नहीं, बल्कि सीधे लोगों के बीच प्राइवेट तौर पर होते हैं। और सच कहें तो यही सबसे बड़ा खतरा है। ओटीसी ट्रेड्स आमतौर पर टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप्स पर होते हैं, जहां नॉन केवाईसी वॉलेट्स का इस्तेमाल होता है। इन वॉलेट्स को ट्रेस करना जांच एजेंसियों के लिए लगभग नामुमकिन जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हीं अनट्रेसेबल वॉलेट्स की तरफ इशारा किया था। बिना किसी रेगुलेशन के इतने बड़े लेवल पर पैसों का घूमना एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। और यही हमारी पूरी चर्चा को उसके आखिरी और सबसे अहम मुद्दे पर लाता है, सेक्शन 6, एक अनकंफर्टेबल मिडिल ग्राउंड, परमिशन विदाउट प्रोटेक्शन। भारत के मौजूदा रुख का सबसे बड़ा विरोधाभास यानी पैराडॉक्स यहीं छुपा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार टैक्स और सख्त एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टूल्स का इस्तेमाल करके इस एसेट क्लास को पूरी तरह से कंट्रोल तो कर रही है, पर इसे एक अजीब से मिडिल ग्राउंड में रखा गया है। मार्केट में पार्टिसिपेट करने की परमिशन तो है, हर तरफ से सर्विलांस भी चल रही है, लेकिन अगर कल को कोई प्लेटफॉर्म डूब जाए या फ्रॉड हो जाए तो किसी भी इन्वेस्टर के पास कोई कानूनी सुरक्षा कवच या सेफ्टी नेट नहीं है। तो आखिर में सबसे जरूरी सवाल यहीं आकर ठहर जाता है, जब कंप्लायंस और जांच पड़ताल बैंक्स जितनी सख्त हो चुकी है, तो बिना किसी ठोस कानूनी सुरक्षा के सिर्फ परमिशन के भरोसे ये इकोसिस्टम और कितने दिन टिक पाएगा? क्या आने वाले वक्त में इन्वेस्टर्स के लिए कोई स्पष्ट कानून बनेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस मार्केट के फ्यूचर पर मंडरा रहा है और सोचने पर मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए शुक्रिया। सीखते रहिए।